और अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप की अब सप्लाई शुरू कर दी है। $350 मिलियन के कई हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। जो युद्ध अब तक दो देश यानी यूक्रेन और रूस के बीच नजर आ रहा था, उसमें अब नेटो के साथ साथ अमेरिका की इनडायरेक्ट एंट्री हो चुकी है और इस युद्ध का असर यूक्रेन और आसपास करीब 5 करोड़ लोगों पर पड़ा है। यूक्रेन भले ही रूस के मुकाबले छोटा सा देश हो, लेकिन वहां से जो ये खबरें आ रही हैं वो रूस के लिए भी अच्छी नहीं है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में रूस ने भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान झेला है। कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई इंडिया टीवी पर। पुतिन यहां से क्या फैसला अब लेते, क्योंकि पुतिन ने साफ किया था कि अगर पश्चिमी देशों की इंटरफेरेंस होगी, अमेरिका की इंटरफेरेंस होगी, तो हम भी ऑल आउट जाएंगे और कहीं ना कहीं परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर यह निर्भर करेगा कि क्या यह लड़ाई यूक्रेन तक ही रहेगी या बाकी यूरोप की तरफ बढ़ेगी। अगर यह युद्ध अगले कुछ घंटों में नहीं रुकता है, कीव को लेकर टक्कर बढ़ गई और एक भी मिसाइल यूक्रेन के बाहर किसी नेटो देश पर गिर गई, तो यह जंग वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। तब यह युद्ध 2 नहीं बल्कि 30 से 40 देशों के बीच शुरू होने का खतरा हो जाएगा। क्या यह युद्ध यहीं रुकेगा या आगे बढ़ेगा? इसी का शुद्ध विश्लेषण हम अब इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जो जंग 3 दिन में खत्म मानी जा रही थी, अब वो 2 से 3 महीने तक खिंचती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन जो युद्ध के पहले 2 दिनों में हारता हुआ नजर आ रहा था, अब उसकी फौज रूस को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो पहले बंकर में थे, वो 12 घंटों के अंदर 2 बार बाहर निकलकर सेल्फी वाला वीडियो बना चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जोश क्या कहता है, उन्हें बहुत गौर से सुनिएगा। गुड इवनिंग सभी को। मेरे साथ यहाँ संसद के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस के चीफ हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और मेरे सलाहकार भी हैं। मैं खुद भी हूं और हमारी फौज भी यहाँ है, बाकी सभी लोग हैं। हम सभी इस वक्त अपने यूक्रेन की हिफाजत कर रहे हैं, इसकी आज़ादी को हम बचा रहे हैं और हम ऐसे ही करते रहेंगे। यूक्रेन जिंदाबाद, इसको बचाने वाले जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी यूक्रेन के लोगों को बहुत सी अफवाह फैलाई जा रही हैं मेरे बारे में कि इस वक्त इंटरनेट पे जो मैं देख रहा हूं, जैसे कि मैंने हथियार डालने को कहा है, सब कुछ खत्म करने को कहा है, लेकिन इस वक्त देखिए मैं यहाँ कीव में हूं। हम बिल्कुल हथियार नहीं डालेंगे, हम अपने देश की हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारे हथियार ही इस वक्त सच है। हमारा सच हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे बच्चे हैं और हम उन सबको बचाएंगे। बस यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त यूक्रेन जिंदाबाद। ज़ेलेंस्की एक तरह से पुतिन को चिढ़ा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि यूक्रेन अब लंबे युद्ध के लिए तैयार है। क्या यूक्रेन की ये ताजा एनर्जी नाटो की मीटिंग के बाद आई है? क्या यूक्रेन अब एक शॉर्ट टर्म वॉर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वॉर लड़ता हुआ नजर आ रहा है? लॉन्ग टर्म वॉर के क्या मायने हैं? इसमें नाटो का दखल क्या है? और क्या पुतिन पर दबाव बढ़ा तो रूस और नाटो के बीच जंग के साथ वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा सकता है? इस वक्त यूक्रेन से जो नई तस्वीरें आई हैं, वो एक दिन के अंदर गेम चेंजर बताई जा रही हैं। मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में, वो किस तरह की स्थिति है। सर हम चाहेंगे, देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप यूक्रेन का मैप देख रहे हैं और सबसे पहले फोकस कीव पर है, क्योंकि रूस की कोशिश है कि जल्द से जल्द कीव को हासिल किया जाए। सर, पोलैंड, हंगरी, रूस और ये वो इलाके हैं जहां जहां संघर्ष चल रहा है। क्या तस्वीर आपको उभरती हुई नजर आ रही है? कब तक रशिया कीव पर फतह पालेगा? देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कब तक रशिया कीव पे फतह पालेगा। इसके कई कारण हैं। देखिए, मैंने कल भी कहीं बताया था कि जिस प्रकार अभी हालात हैं, अभी क्या है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया चल रहा है और बिल्ट अप एरिया में आमूमन तौर पे जो रियर गार्ड ट्रुप्स होते हैं, जैसे भारतीय सेना में भी जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं फॉरवर्ड में, तो रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन के कुछ ट्रुप्स होते हैं और अभी कुछ मेन ट्रुप्स भी
इस इलाके में वापस आ गए होंगे। इनका क्या है, बेसिकली ये अभी स्ट्रीट्स में और खासकर इमारतों में छिप के फायर करेंगे एडवांसिंग फोर्सेस पे। राजधानी कीव के पास ये रूसी काफिले पर हुए हमले के बाद का वीडियो है। इस ट्रक में रूसी सेना का सामान जा रहा था और उसे यूक्रेन की सेना ने एक बड़े हमले में तबाह कर दिया। इसके मायने हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होने लगी है। नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसे ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिससे रूसी फौज को एम्बुश किया जा सके। ऐसा ही हमला यूक्रेन रेडेंस्की और ओलेस्की के बीच हुआ जब यूक्रेन ने रूस का एक और काफिला उड़ा दिया। इस हमले में रूसी सेना को जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। नाटो देश चाहेंगे कि युद्ध लंबा खींचे और इसका नुकसान रूस को हो। किसी भी ऐसे युद्ध के लिए 3 चीजों की बुनियादी जरूरत होती है। पहले हथियार और रसद की सप्लाई जो नाटो देशों ने शुरू कर दी है। दूसरी उसकी कीमत यानी पैसों का खर्च या कहें कि फंडिंग, ये भी यूरोप के देशों से होने लगी है। तीसरा है लड़ने वाले लोग यानी सेना या फिर मिलिशिया। यूक्रेन में आम लोग अब रूस से लड़ने को तैयार हैं। क्रिमिया के रास्ते मारियापोल पे रूसी सेनाएं घुसी थी, खार्किव से आगे घुसी और कीव तक पहुंची हैं। ओडेसा के नेवल कैंप को भी किया है। तो इस मैप को अगर हम देखें, नीचे ब्लैक सी आपको दिखाई दे रहा होगा। हंगरी और पोलैंड वो स्टेट्स हैं जो नेटो के साथ हैं। अब 30 स्टेट जो नेटो के साथ है वो कम से कम कह रहे हैं कि हम सप्लाईज रखेंगे। तो क्या सूरत हाल नजर आ रहा है इस नक्शे में? क्या कुछ बदलाव हो सकता है और क्या तस्वीर उभरती नजर आ रही है? बिल्कुल सही है जो आपने बॉर्डरिंग स्टेट्स बताए, जैसे पोलैंड है, स्लोवाक है, हंगरी है, रोमानिया है और नीचे स्लोवाकिया भी है। तो इन मोल्डोविया सॉरी, तो इनमें क्या है कि ये जितने भी देश हैं इनके थ्रू जो भी है नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जो आर्म्स, एम्यूनिशन और ये बाकी मदद है वो 100% जारी होगी। इसको ब्लॉक करने के लिए रशियन ट्रुप्स की ज़रूरत है और मेरे को लगता है कि रशियन ट्रुप्स इतने बड़े बॉर्डर को हर जगह डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो हथियार और बारूद जो जा सकते हैं वो इन बॉर्डर से चुपचाप जा रहे होंगे। तो ये शायद लड़ाई अभी एक इंसर्जेंसी का भी मोड ले सकती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेन और रूस के बीच बराबर की टक्कर हो रही है और इसमें रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबा खिंचने जा रहा है। क्या ये यूक्रेन की सरहद से आगे बढ़कर नाटो देशों में दाखिल होगा? अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का अगला निशाना यूरोप और नाटो के कौन से देश होंगे? क्या यूक्रेन और रूस का युद्ध वर्ल्ड वॉर बनने की तरफ बढ़ने लगा है जिसे रोकना अब नामुमकिन हो गया है? क्या यूक्रेन के पास लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया टारगेट बनेंगे या जंग की आग पोलैंड और रोमानिया तक भी पहुंचेगी या पहुंचने भी लगी है? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। कीव से 500 किलोमीटर दूर लीव्यू शहर से रूस यूक्रेन युद्ध के इस वीडियो के कई मायने हैं। लीव्यू के ब्रॉडी इलाके में जबरदस्त घमासान जारी है। यहां अटैक हेलीकॉप्टर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। यूक्रेन का लिव्यू पोलैंड से बस 70 किलोमीटर की दूरी पर है। पोलैंड एक नाटो देश है और यहां तक जंग पहुंची है। तो युद्ध का खतरा अब यूक्रेन के बाहर नाटो के दायरे में पहुंचने लगा है। इस मिसाइल अटैक ने बता दिया है कि यूक्रेन में रूस की सेना पीछे हटने नहीं जा रही। कीव शहर में आज का सबसे बड़ा और खतरनाक मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। वहीं इस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चिंग ने बता दिया कि रूस अब और बड़े हमले करने जा रहा है। यह कम दूरी की सही लेकिन रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल इस्कंदर है। इस रूसी काफिले पर हुई कारपेट बॉम्बिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन से पुतिन को बहुत बड़ी टक्कर मिलने जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कह दिया है कि यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचने वाला है। नीदरलैंड्स के बाद फ्रांस ने भी मिलिट्री हथियारों की मदद का भरोसा दिया है। मेरे देश के लोगों, मेरे साथियों, आज हम यूरोप को बदलता हुआ देख रहे हैं। इससे हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये यूरोप के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे देश पर इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और अब हम इसका मिलकर जवाब देंगे। युद्ध के तीसरे दिन जिस तरह की तस्वीरें यूक्रेन से आई हैं, उन्हें देखकर यूक्रेन के समर्थकों का जोश हाई है
यूक्रेन के कॉन्फिडेंस और रूस को उनकी टक्कर के पीछे सबसे बड़ी वजह हथियारों की सप्लाई है। चेक गणराज्य ने कहा है कि उसने यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल, 7,000 राइफल, 3,000 मशीन गन और बड़ी तादाद में स्नाइपर राइफल और 10 लाख गोलियां सप्लाई की हैं। ये ऐसे छोटे हथियार हैं जो यूक्रेन की सेना को एक लंबी लड़ाई लड़ने में मदद करेंगे। इससे साफ है कि नेटो के 30 देश जो पहले यूक्रेन के मुद्दे पर खामोश थे, अब हथियारों की सप्लाई के साथ खुलकर यूक्रेन के साथ आ गए हैं। यूक्रेन को अब तक हथियारों को लेकर जो इंटरनेशनल मदद मिली है, उसका एक छोटा सा ब्यौरा देख लीजिए। अमेरिका से जेवलिन मिसाइल मिली है, $600 मिलियन के और हथियार दिए जाएंगे। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नीदरलैंड्स 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देगा। फ्रांस 300 मिलियन यूरो की मदद करेगा और बहुत से मिलिट्री सामान भी उसकी लिस्ट में शामिल है। स्पीकर महोदय, मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि जिस तरह से रूस खतरनाक बर्ताव कर रहा है, हम अपने पहले के रुख की तरह यूक्रेन को मिलिट्री पैकेज देंगे। इसमें हथियार भी होंगे जो यूक्रेन की सेना के डिफेंस के लिए होंगे और भी बाकी मदद दी जाएगी। यूक्रेन से हर पल एक नए हमले की तस्वीरें आ रही हैं। अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाएगी तो जाहिर है इससे व्लादिमीर पुतिन खुश तो नहीं होंगे और उनका गुस्सा यूक्रेन के बाद आसपास के नेटो के देशों पर टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में चल रही जंग को वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पोलैंड के पास पहले ही लीव्यू शहर में युद्ध तेज हो गया है और अब तीसरे दिन यूक्रेन रूस युद्ध नेटो के दरवाजे पर पहुंच गया है। अगर आप देखेंगे तो ये यूक्रेन है, यहां पर रशिया है, और अगर बात करें एस्टोनिया, यहां पर 1,150 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं नेटो के। लातविया, वहां भी अमेरिकन ट्रूप्स तैयार हैं। यहां लिथुआनिया है, यहां भी अमेरिकन ट्रूप्स तैयार हैं। ये तीनों वो स्टेट हैं जो फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा रहे हैं। यहां रोमानिया में 4,000। सर, नेटो ट्रूप्स का यहां होना क्या मतलब समझा जाए? जिस तरीके से रूस जिस सिक्योरिटी की बात करता है, उसको चारों तरफ से नेटो की फोर्सेस घेरती आ रही हैं। जो 1990 में 14 देश थे नेटो में, आज वो 30 हो चुके हैं। जी, ये जो सेना है, पहली बात ये मैं बोलूंगा नेग्लिजिबल है इन देशों में, पर इसका एक कारण है। कारण यह है, एक तो ये सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट है, पर उससे ज़्यादा जरूरी है, ये हो सकता है पहले भी थे और अभी भी रहेंगे। पहले जो इनका बेसिक मुद्दा था, इनको ट्रेनिंग देना और साथ ही सप्लाई करना। अभी भी ये जो है, ये एक मोरल बूस्टर के तौर पे हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लैंडस्टीन तरीके से हथियार, एम्यूनिशन और जो सपोर्ट है वो यूक्रेनियन ट्रुप्स को पहुंचा रहे होंगे। और वो देखिए, यूएस को और वेस्टर्न अलाइज को, ये नेटो को पता था ये लड़ाई 100% छिड़ेगी, इसीलिए उन्होंने इसका बंदोबस्त किया था। रूस पहले ही कह चुका है कि हम रुकेंगे नहीं, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। और नेटो का ताजा स्टैंड बता रहा है कि अब वो सहेगा नहीं। इस तरफ पूरा यूरोप इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। अगर पुतिन का एक भी गोला यूक्रेन की सरहद से बाहर चला गया और हमला नेटो देशों में हो गया तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर वाला माहौल टाइट हो जाएगा। ये मिसाइल लॉन्च इसका सबूत है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर इस्कैंडर M मिसाइल से अटैक किया है। रूस ने बेलगोरोड से इस्कैंडर M मिसाइल लॉन्च की। ये रूस की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका उसने यूक्रेन युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया। युद्ध के तीसरे दिन सबसे खतरनाक तस्वीर की उसे आई, जहां एक बहुमंजिला इमारत पर रूस ने मिसाइल से अटैक कर दिया। इस तरह के हमले से जाहिर है कि रूस भी ये मैसेज देना चाहता है कि सिर्फ मिलिट्री अड्डे उसके टारगेट पर नहीं रहेंगे। इस हमले का सीसीटीवी वीडियो एक घर में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो इस मिसाइल का निशाना भी बना है। ये एक रिहायशी इमारत है जिस पर 16वीं और 21वीं मंजिल के बीच हमला हुआ है। यहाँ जो फ्लैट हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हम अब भी घायल लोगों को तलाश कर रहे हैं। अब तक 6 लोग मिले हैं जो जख्मी हैं। 2 मंजिलों के बीच आग भी लगी थी और इस दौरान हमने यहाँ 80 लोगों को निकाला है। कीव के पास हुए इस हमले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध में जब मिसाइलें टकराती हैं तो नुकसान कितना ज्यादा होता है। यह एक हवाई हमला था
और किसी रूसी फाइटर जेट से यह मिसाइल दागी गई थी। पूरा मैप दिखा रहे हैं कि किस तरह से कीव जो कैपिटल है, उसके अलावा खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और चेर्नोबिल, उस पे तो न्यूक्लियर प्लांट पे एक तरह से कब्जा पहले ही कर लिया था। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम दिशाओं से होकर पहुंच रहे हैं, सबका जो टारगेट है रूसी फौज का वो है कीव तक पहुंचना। तो शायद इसीलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि अब आज तीसरा दिन है और ये काफी वहां तक पहुंचने में वक्त इसीलिए लग रहा है शायद। देखिए, कीव एक कैपिटल सिटी है, तो हकीकत में वो बहुत ही बड़ी सिटी है और आपको पता है वो नाइपर रिवर भी उसके साउथ में है और दूसरी तरफ दूसरी एक और सिटी है जी। तो इससे साफ ये बात निकलती है कि इसको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, रशिया के पास दो तरीके हैं, एक तो सीधे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस या जहाँ पर भी इनके हेडक्वार्टर्स है, जो कमांड कंट्रोल है, वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती है। रूस के कई नए हथियार अब यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और उसमें ये रॉकेट लॉन्चर है जिससे थर्मोबैरिक रॉकेट दागे जाते हैं। ये टॉस 1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिससे 220 मिलीमीटर के 30 या फिर 24 रॉकेट दागने वाला लॉन्च है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक होती है और जहां यह गिरता है वहां एक बड़े दायरे में बड़ी तबाही मचाता है। अब देखिए इस सिस्टम के टेस्टिंग के कुछ विजुअल्स। इससे आपको अंदाजा होगा कि यह कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। अगर इसका इस्तेमाल कीव जैसे शहर पर हुआ तो बहुत बड़ी तबाही मचेगी और बहुत बड़े दायरे में यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस के ऐसे हथियार अब इसलिए भी यूक्रेन में लाए जा रहे हैं क्योंकि रूस पर जल्दी इस जंग को खत्म करने का दबाव हो सकता है, जबकि यूक्रेन इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। यूक्रेन की राजधानी कीव की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे साबित होता है कि कीव और आसपास अब सड़कों और मोहल्लों में जंग की तैयारी हो रही है। कीव में रहने वाला एक आदमी बीच सड़क पर ही बंकर बना रहा है। आसपास यूक्रेन के सैनिक घूम रहे हैं और यह शख्स बीच में ही बंकर बनाने में जुटा है। अंदाजा लगाइए वहां के हालात कैसे हैं। रूसी आर्मी इस इलाके में पहुंचे तो उसे जवाब देने के लिए बीच सड़क पर ही इस तरह के बंकर बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के 821 ठिकानों और बाकी पॉइंट्स पर हमला किया है। इनमें 14 एयरफील्ड हैं, 19 कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन ब्लॉक हैं, 24 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो हमने उनके तबाह कर दिए हैं। इसमें S-300 भी है और ओसा AKM भी है। 48 रडार स्टेशन हमने तबाह किए हैं, 7 जहाज हमने उनके नष्ट कर दिए हैं और 7 हेलीकॉप्टर और 9 ड्रोन भी हैं। यूक्रेन के 87 टैंक तबाह किए जा चुके हैं और 28 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं जो हमने उनके बर्बाद कर दी हैं। साथ में 118 गाड़ियां भी हैं जो अब किसी लायक नहीं रही। नुकसान रूस को भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है। पिछले 2 दिन के अंदर रूस के कई मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया गया है। ये सब खार्किव की जगह बताई है, उनको कैप्चर करना क्यों जरूरी है? उनको कैप्चर करना इसलिए जरूरी है कि ये कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं जहां से इनका मेन कमांड कंट्रोल है कीव में। तो यहाँ पर ट्रुप्स भी डिप्लॉयड है इन शहरों की प्रोटेक्शन के लिए, और अगर उसके लिए वो डिप्लॉयड हैं तो जाहिर है कि इनको कब्जा करना है। अब इनको कब्जा करने के लिए उसकी जो लॉजिस्टिक्स है यूक्रेनियन फोर्सेस की, उनको ब्लॉक करना है। यूक्रेन के ज़पोरोजाई इलाके में ये रूस के T-72 टैंक्स हैं। इन्हें गौर से देखिए, इनके टैरेट के ऊपर एक छतरी लगी हुई है। दरअसल ये टॉप एंगल मिसाइल अटैक को रोकने के लिए है या उसका असर कम करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन को अब जैवलिन मिसाइल मिल गई है और इससे यूक्रेन की सेना ने रूस के बहुत से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दिए हैं। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल बड़े पैमाने में यूक्रेन की सेना को सप्लाई की गई है और उसके सैनिकों को इस पर बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है।
ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल मानी जाती है, जो टैंक पर ऊपर से अटैक करती है। आज रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर नई दिल्ली से आई है। पूरी दुनिया में मोदी ही एक ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी पुतिन से भी बात हुई है और जेलेंस्की से भी बात हुई है। रूस इस बात से खुश है कि भारत ने सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, एब्स्टेन किया है। जेलेंस्की को लगता है कि भारत ही है जो रूस को युद्ध रोकने के लिए मना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने को लेकर फिक्रमंद है। मोदी सिर्फ वॉर सिचुएशन को ही नहीं हैंडल कर रहे हैं, चुनाव में बूथ को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रणनीति को समझना हो तो यह रिपोर्ट जरूर देखिए। हमें पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है। नेक्स्ट डे ही हमें पहली मतलब सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट से। जब मिसाइलें गिर रही हों, गोले चल रहे हों, तब ये बातें भरोसा जगाती हैं। मतलब कोई तो है जिसे हमारी फिक्र है। बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनियन। जब वॉर जैसी सिचुएशन हो, जिंदगी का खतरा हो और हजारों किलोमीटर दूर माँ बाप निश्चिंत हो, मतलब कोई तो है जिसकी नजर है। And our mission is not complete till we have taken the last person from India out of this place. ये तस्वीर उस वक्त की है जब रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से यूक्रेन में फंसे छात्रों को ले जाने के लिए प्लेन तैयार था और भीतर बैठे इन बच्चों को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस हो रहा था। ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान और 20,000 माँ बाप को सुकून देने वाली हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, क्योंकि माँ बाप की भूमिका में खुद भारत सरकार है जो उनको इस बात का भरोसा दे रही है। Good morning, my dear friends. My name is Rahul Srivastava and I am your ambassador in Romania. I know that you have come through a very long and arduous road journey. So the last thing in your mind is an announcement by the ambassador. But before you left, I thought I would just say hello to you. You are in the last leg of the journey back home, where your relatives, friends and family will be waiting with open arms to welcome you. And while you reach there, they will embrace you, you will embrace them, hug them. But while you do that, when you're back in your homeland, our motherland, you should also remember that you have your friends still who are here. And when you talk to your friends who are still waiting to be evacuated, you should tell them and assure them that the entire Government of India team is working day and night, including all the missions here, to evacuate everyone. And our mission is not complete till we have taken the last person from India out of this place. So, a very safe journey to all of you back home. And remember this day, 26th February. So whenever in life you feel difficult or feel that things have become difficult, things are not moving, then remember this day, 26th February, and everything will be fine. On everyone's behalf, I would also like to thank Air India and the crew of the officials. Jai Hind. रोमानिया में भारत के राजदूत अगर इन बच्चों से ये बातें कहते हैं तो पूरे भारत और इन सभी परिवारों को मैसेज देते हैं कि देश एक मजबूत हाथों में है, जिसे अपने एक एक नागरिक की फिक्र है, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे यमन हो, सूडान हो, अफगानिस्तान हो और अब यूक्रेन। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंडियन फर्स्ट है। किस तरीके की स्थिति नहीं, आप सबको जानकारी मिल गई होगी।
परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले, लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर जहां पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। विश्व युद्ध का डर है, चुनाव का प्रेशर है, लेकिन मोदी का प्लान क्लियर है। कैसे करना है, क्या करना है, मोदी हर सिचुएशन को आसान बनाने में माहिर है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बात करते हैं तो दूसरी तरफ बूथ कार्यकर्ताओं से भी। प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे छात्रों की चिंता करते हैं तो भारत के विकास के कामों पर भी एक्टिव रहते हैं। उसे समझना है तो जब से रूस यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई है उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी की टाइमलाइन को देखना होगा। फिर पता चलेगा कि जंग की शुरुआत 24 फरवरी से हुई है, लेकिन उसके इंपैक्ट को प्रधानमंत्री पहले समझ चुके थे, जिसका इशारा अपनी चुनावी रैली में उन्होंने 22 फरवरी को बहराइच में ही कर दिया था। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। मोदी बूथ पर लड़ते दिख रहे हैं तो उनकी युद्ध पर भी नजर टिकी है। ये बातें यूं ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन संकट शुरू हुआ उसके प्रभाव को लेकर पीएम सक्रिय हो गए थे। सबसे पहले विदेश मंत्री के साथ बैठक की, विशेष तौर पर छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करने और दूतावास के अधिकारियों को सक्रिय रहने को कहा। कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बैठक कर व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव का आकलन किया। पेट्रोलियम मंत्री के साथ बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों पर असर की समीक्षा की। प्रधानमंत्री पूरी सिचुएशन को लेकर कितने संजीदा थे उसे ऐसे समझ सकते हैं, 48 घंटों के भीतर ही उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों की थी। इसीलिए सबसे पहले 24 तारीख को जब सुबह युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने का डिसीजन लिया। रात करीब आधे घंटे तक दोनों ने बातें की। मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हुई घटनाक्रम के बारे में बताया। मोदी ने रूस और नेटो के बीच मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात कही। साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा की भी चिंता जताई। युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर 25 फरवरी को सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें वाणिज्य, पेट्रोलियम मंत्रियों और अधिकारियों ने तकरीबन 2 घंटे की बैठक की। आज फिर सीसीएस की मीटिंग हुई है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। पीएम ने दुनिया के जिस बड़े संकट के समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, ऐसा कोई और उदाहरण नहीं जब किसी बड़े संकट के समय किसी भारतीय पीएम की बात को इस तरह महत्व दिया गया हो। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत की सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत थी तो पीएम ने दुनिया की परवाह किए बिना ऐसा किया। मोदी वही कर रहे हैं जो भारत के लिए ठीक है। रूस और यूक्रेन के संबंधों को लेकर सुरक्षा परिषद में भी मोदी अमेरिका और नेटो देशों के दबाव में नहीं आए। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव से दूरी बना ली। भारत ने वही किया जो उसके लिए मुनासिब था। जिसके बाद रूस ने यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड की तारीफ की। रूस ने लिखा, भारत से करीबी रिश्ता चाहता है, यूएनएससी में भारत निष्पक्ष रहा। मोदी ग्लोबल लीडर हैं, भारत और उनकी अहमियत सारी दुनिया जानती है। भारत के रुख पर सबकी नजर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत के वजूद को समझते हैं।
वो जानते हैं कि रूस और भारत का रिश्ता क्या है, इसलिए भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसीलिए जेलेंस्की ने रूस को लेकर मोदी से भी बात की। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से कहा कि मेरी जमीन पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हैं। हमारे रिहायशी इमारतों पर रूसी सेना हमला कर रही है। जेलेंस्की ने अपील की भारत यूएनएससी में यूक्रेन की मदद करे। मोदी से बात की जानकारी जेलेंस्की ने खुद ट्विटर पर दी। सिर्फ पीएम मोदी ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने पुतिन से भी बात की, जेलेंस्की से भी बात की। मौजूदा हालात में मोदी इन कमांड है, चाहे डोमेस्टिक इशू हो या फिर रूस यूक्रेन का इशू। प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन पर अलग अलग भूमिका में है तो पार्टी के लिए दूसरी भूमिका में। कल वाराणसी में मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। देश के प्रधानमंत्री बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करते हैं, ऐसा किसी भी और बड़े नेता का उदाहरण नहीं मिलता। पीएम का मंत्र शुरू से रहा है, बूथ जीतो, चुनाव जीतो। जब से यूक्रेन संकट शुरू हुआ है तब से ही वो चुनाव, युद्ध और देश के भीतर ही हर मुद्दे पर एक्टिव है। यूक्रेन मुद्दे पर 2 सीसीएस मीटिंग और पुतिन से आधे घंटे बात कर चुके हैं। पिछले 4 दिन में बजट आवंटन पर कई क्षेत्रों में वेबिनार को संबोधित किया और 23 फरवरी को ग्रामीण विकास, 24 फरवरी को एग्रीकल्चर सेक्टर, 25 को डिफेंस सेक्टर, 26 फरवरी को हेल्थ सेक्टर पर चर्चा की तो 22 तारीख को मणिपुर और बहराइच में चुनावी सभाएं भी की। 23-24 फरवरी को कौशाम्बी, बाराबंकी और प्रयागराज में मोदी ने वोटरों को संबोधित किया। आज हेल्थ सेक्टर के वेबिनार में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों के संकट पर भी बड़ी बात कही। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहां तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत। प्रधानमंत्री अगर प्राइवेट सेक्टर से भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की अपील करते हैं तो उसके पीछे दिमाग में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षा का मुद्दा तो है, साथ ही खुद को मेडिकल एरिया में आत्मनिर्भर बनाने की सोच है। मोदी ने हर तरफ मोर्चा संभाल रखा है तो उनके मंत्री और अफसर भी उनके साथ डटे हुए हैं। देर शाम रोमानिया से यूक्रेन में फंसे छात्रों की पहली फ्लाइट मुंबई पहुंची तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. They've been wonderful. That is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। क्या नाम है आपका? सर स्वप्निल राय। स्वप्निल राय जी सर। कंफर्टेबली आए? जी मैं आपको सबसे जानता हूँ जब से आप रेलवे मिनिस्टर थे और मेरे डैड भी रेलवे में ही थे। अच्छा। तो
कंफर्टेबली आए ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छी सुविधा थी। रोमेनिया के बॉर्डर्स पे दिक्कत थी, वो इंडियंस की तरफ से बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, वो उनकी तरफ से इमिग्रेशन थी। और हमारे अफसर थे ना? बिल्कुल थी, और जरा भी दिक्कत नहीं हुई। और क्या करते हो आप ट्रेन में? हम तो MBBS की स्टडी कर रहे थे, वही कर रहे थे। So I had that trust in my Indian government that Indian government will definitely bring us all home. So इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।